यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ टीचर, कि टीचर की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, टीचर के अब जब टीचर की मौजूदगी में होता है ना, तो वो हमारे पास जो है ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। यानी कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में ये होता है जहाँ बच्चे टीचर की सरपरस्ती के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं, और टीचर की सरपरस्ती भी ऐसे होती है कि वहां पे उस्ताद कोई बात सवाल पूछ रहा है बच्चों से, और उस्ताद ने कोई बच्चों से काम जिम्मे लगाया है, उस्ताद ने कहा है कि फलां करो, तो वो कोऑपरेटिव होता है। जबकि कोलैबोरेटिव जो होती है ना लर्निंग, वो होती है कि जब बच्चे आपस के अंदर कर रहे होते हैं, यानी खुद से एक दूसरे के साथ तावन कर रहे होते हैं, मिलजुल के कोई काम कर रहे होते हैं। आप मेरा कर दो, मैं आप कर देता हूँ, या हम मिल के इतना काम करते हैं और इस तरह काम कर लेते हैं। इस तरह की चीजें कोलैबोरेटिव लर्निंग में आती है। यहाँ जो है ना वो आंसर मेरे नजदीक जो है, वो इसका आंसर कोलैबोरेटिव लर्निंग है। अब आपका ये सोच रहे होंगे सर कि या तो पहले एक्टिविटी बेस्ड हो जाना चाहिए था, वो आपने कहा कोई एक्टिविटी का नाम नहीं बताया गया, एक्टिविटी निकाल दें। कोऑपरेटिव होना चाहिए था कि टीचर मौजूद है, आप वो भी कह रहे हैं कि नहीं है, तो फिर कोलैबोरेटिव कैसी है? कोऑपरेटिव के अंदर ये होता है कि वहां पे जो टीचर है वो खुद कुछ ले दे रहा होता है, यानी टीचर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। यहाँ टीचर मौजूद तो है, लेकिन टीचर की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, बच्चे खुद से बातें कर रहे हैं और अपने मसले को हल कर रहे हैं। इस वजह से करके भी जो है वो हम, एक्टिविटी भी होता होगा, लेकिन एक्टिविटी की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा, एक्टिविटी है ही नहीं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये वाली नहीं है कि कोई बच्चे कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब इससे मुराद होता है कि कोई प्रोजेक्ट हम करवा रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, वो वाली बात नहीं की गई। और फिर यहाँ पे कोई ऐसी प्रेजेंस ऑफ टीचर तो है, लेकिन टीचर की मौजूदगी के अंदर टीचर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। टीचर टीचर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है। अगर टीचर एक्टिव पार्टिसिपेंट हो और इंटरेक्शन टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान हो रहा हो, टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान हो रहा हो, तो ऐसी क्लासरूम कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर आती है। ये वाला सवाल का आंसर मेरे नजदीक कोलैबोरेटिव लर्निंग है। वो इसलिए कि बच्चे खुद से बात, बच्चे कोई काम कर रहे हैं, आर डूइंग एनी वर्क, कोई काम कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं, कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस्ताद चाहे मौजूद है, लेकिन बच्चे खुद से कर रहे हैं। इफ द चिल्ड्रन आर डूइंग एनी वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर बाय टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, आर बाय यूजिंग द मटेरियल, या कोई मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं, बट तो ये कोलैबोरेटिव, यानी इसको जब बच्चे मिलजुल के काम कर रहे होते हैं उसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। अगर यहाँ पे टीचर की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती तो फिर हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यहाँ अगर एक्टिविटी का नाम बताया जाता कि फलां एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी का कीवर्ड इस तरह का यूज करते, तो फिर हम उस वक्त जो है वो इसका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा। एक्टिविटी भी यही होती है भाई, इसका आंसर एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर किसी कोई एक्टिविटी की निशानदेही की होती है, या एक्टिविटी का कोई ना कोई की वर्ड यूज किया होता है, कि बात होती कि स्टूडेंट फलां एक्टिविटी कर रहे थे, कंबाइनली ये काम कर रहे थे, यानी अब रियाजी के सवाल हल कर रहे हैं, यानी उस्ताद ने जिम्मे लगाया फलां मशक कर रहे हैं। तो इस तरह का की वर्ड होता है जो हमें एक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। अब एक्टिविटी से हटके जब प्रेजेंस ऑफ जब मिलजुल के बच्चे काम कर रहे हैं ना, फिर हमारे जहन में आता है कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव। कोऑपरेटिव के अंदर जहाँ टीचर एक्टिव होता है वो नहीं है, टीचर एक प्रेजेंस है लेकिन एक्टिव नहीं है, बच्चे एक्टिवली अपने तरह से खुद से काम कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेटिव हो जाएगा। ठीक है, मजीद इसको कीजिए, इन्वेस्टिगेशन जरूर कीजिए। इल्म के रास्ते जो है वो हमेशा जो है वो खुले रहने चाहिए, और अगर आप उसके अंदर आपके पास कोई ठोस दलील हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट इज द एज ऑफ कन्वेंशनल पीरियड कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? हमारे पास कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसकी तीन हमारे पास है ना, जो है वो लेवल है। पहला परी कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जो कन्वेंशनल लेवल दूसरा है उसकी उम्र क्या होती है बच्चों की, बच्चों की उम्र उसके अंदर क्या होती है? थोड़ा सोच के बताइए। मैडम नाजिया साहबा आप ठीक नहीं बता रहे। जब हम परी कन्वेंशनल में होती है ना, तो वो होती है 0 से 10 साल, बच्चा प्राइमरी लेवल का बच्चा। ठीक है, प्राइमरी लेवल का बच्चा वो परी कन्वेंशनल में होता है कि अभी उसकी मोरल
या उसको डर लग रहा होता है, यानी उसकी मोरल डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। और जब बच्चा अपना कन्वेंशनल पीरियड के अंदर आता है, जब या तो वो लॉज को फॉलो करता है कि लॉ ये कहता है, या उसे होता है कि आपको पता है कि जब बच्चा बालिग होता है, जब उसके अंदर जो है वो 12 साल का होता है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ आइडेंटिटी पैदा हो जाती है कि मुझे पहचाना जाए। तो ये कन्वेंशन गुड बॉय गुड गर्ल वाली बात, तो 10 से 14 साल की एज जो है, ये वाली कन्वेंशनल की एज है, ठीक है, 10 से 14 साल। और शुरू 10 से नीचे जो है परी कन्वेंशनल, और 14 से ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल होती है। A child having symbolic thoughts according to Piaget in which state child is। सिंबॉलिक थॉट क्या होता है? बच्चा सिंपल, जैसे छोटा बच्चा है ना, अब उसको आप जबानी चीजें पढ़ाएंगे, पढ़ तो लेगा, लेकिन उसको उसको अगर आप वही चीज फिजिकली दिखा देते हैं तो वो उसकी मेमोरी के अंदर पक्की आ जाएगी। यानी जैसे बच्चा जो है ना आजकल कहते हमारे क्यों आए होते हैं कि कहते तस्वीरों वाले कायदे होते हैं, तो सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स जो है वो किस एज के, किसके बच्चे के अंदर होते हैं, किसकी किताबों के अंदर सिंबल ज्यादा से ज्यादा होते हैं, और बच्चे की लर्निंग उन्हीं सिंबल से हो रही होती है, मुख्तलिफ आइकन को देख के उसकी लर्निंग हो रही होती है। तो ये परी ऑपरेशनल स्टेज है, कि परी ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो सिंबल इन चीजों को के याद करके, उस देख के उसे फिजिकली देख के, उसकी तस्वीर देख के ज्यादा याद होता है। और जिस पर बच्चे को अभी तक उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ होता, तो उस वजह से करके बच्चे को जो है ना, वो आप कोई चीज कहें और वो अपने दिमाग के अंदर उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकता। कुड चाइल्ड मेंटल इलनेस बी द कॉज ऑफ, कोई बच्चा बीमार है, मेंटली प्रॉब्लम है उसे, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? यानी एक बच्चा जो है वो मेंटली इशू है, कि मेंटल इश्यूज के अंदर किसका रोल हो सकता है? क्या उसके जिस्म का रोल है, उसकी इकोनॉमी का मसला है, सोसाइटी का मसला है, या फैमिली का मसला है? जी बिल्कुल, पहली 10 का फैमिली है। और फैमिली जो है वो मोस्ट इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर होती है बच्चे की जात के ऊपर। और कुछ चीजें तो हेरिडिटी के साथ भी होती हैं, कुछ वैसे भी। हम कहते थे, हमारे एक उस्ताद हैं, वो पुराने स्कूल में जिसमें मैं 4 साल पढ़ाया मैंने, थल के अंदर ना, तो वो बच्चों को बड़ा मारते थे, इरफान साहब ना। तो छोटे बच्चे उनसे इतना डरते थे, और कुछ बच्चे जो उनकी क्लास से फिर हमारी क्लास के अंदर आए ना, तो हम मजाक में कहा करते थे कि इस बच्चे के ना दिमाग के सेल डैमेज हो गए हैं। यानी बच्चा मारे खा खा के ना, अब उसके अंदर जो है, उसके अंदर एक अजीब सा खौफ या अजीब सी एक उसकी सूरत हाल है। वो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता। वो आता ही स्कूल इसलिए है कि माँ बाप ने मुझे यहाँ फेंक दिया है जहन्नम में, और इस जहन्नम में मैं सिर्फ मार खा के फिर मैंने यहाँ से जाना है। तो बच्चों को जो है ना, जो मतलब मारने से उनकी साइकोलॉजी के ऊपर असर होता है, और उनकी मेंटल प्रॉब्लम बनता है। और सारी जिंदगी उनको याद ही नहीं होता। मैंने जैसे कहा ना अभी, कि बच्चे की 2 साल से लेके 6 साल तक की एज जो है ना, ये उसकी बहुत सेंसिटिव एज है। अब इस सेंसिटिव एज के अंदर जो बच्चा आपके पास आया है कच्ची में, उसको आप डरा के, मार के, खौफ दिला के इस तरह करेंगे, वो बच्चे के अनकॉन्शियस के अंदर चीजें बैठ जाएंगी, और सारी जिंदगी वो इसी ट्रॉमा के अंदर रहेगा। सारी जिंदगी उस परेशानी को बच्चा जो है ना अपने साथ पाले हुए होगा। वो उसकी डेवलपमेंट के अंदर उसके मसाइल रहेंगे, जो क्रिएट कर दिए गए उसकी छोटी है। तो फैमिली जो है वो पहली होती है। विच वन इज अ फिजिकल डिसेबिलिटी, कौन सी इसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म, या सेरेब्रल पल्सी। डिस्ग्राफिया तो होता है लिखने वाला, ऑटिज्म बच्चा टिक नहीं सकता सुकून से, डिसलेक्सिया रीड। ये सेरेब्रल जो पल्सी है, दिमाग का जब आपका जो है ना ये हिस्सा उसके अगर वो, तो फिर आप उसके बाद पूरे माजूर हो जाते हैं। मतलब आपके जिस्म का कोई ना कोई जो साइड है वो पैरालाइज होने की तरह, ये काम ना करना, कोई ना कोई इस तरह की आपकी मोहताजी या माजूरी बन जाती है, जब आपका पूरा स्पाइनल कार्ड, आपकी जो है वो फुल ब्रेन जो है वो काम उसके अंदर कहीं इशू होता है। डिस्ग्राफिया ये क्या होता है? राइटिंग, ग्राफिया ग्राफिक। डिस्ग्राफिया जो है वो क्या होता है? राइटिंग होता है। रोल ऑफ मेचोरेशन इन लर्निंग, मेचोरेशन एंड लर्निंग, लर्निंग के अंदर जो है वो किस चीज का रोल होता है? यानी मैं कहता हूँ फलां बंदा मिचोर है शादी के लिए, फलां बंदा मिचोर है इस चीज को पढ़ने के लिए। तो अब वो मिचोरिटी जो आती है ना, वो किस तरह आती है, जरा बताइए तो। मेच्योरिटी से कैसे, मेच्योरिटी का मतलब क्या है? वो बंदा क्या है? अब रोल ऑफ मेच्योरिटी इन लर्निंग, के वो बंदा लर्निंग के लिए, जवाब नहीं दे रहे आप। जी सदफ मानूर का जवाब आ गया है, फातिमा का जवाब गलत आ गया है, जाउल्ला का जवाब, उमैरा का भी गलत है, मैडम आपदा साहिबा का भी ठीक है। अच्छा देखें जी, डिटरमाइनिंग रेडीनेस इन लर्निंग,
जो मेच्योरिटी है ना, ये रेडीनेस बताती है। यानी मैं कहता हूँ ना फलां बंदा मेच्योर हो गया है, इसका मतलब है वो कुछ सीखने के लिए मेच्योर हो गया है। यानी अब इसकी एज, इसकी मेच्योरिटी वाली एज है, अब इसकी शादी वाली एज है, मेच्योरिटी की। मेच्योर से मुराद है कि एक बंदा एक चीज की के पहुंच जाता है थ्रेशोल्ड के ऊपर, जिसके बाद वो कर सकता है। मैं छोटे बच्चे को अलजेब्रा कर दूं, वो अभी उसकी मेच्योरिटी लेवल वो नहीं है कि अलजेब्रा को समझ सके, ट्रिग्नोमेट्री, इंटरोगेटिव को समझ सके। ठीक है, तो पिक करने का पॉइंट बंदा रेडी है, ठीक है, उसको हम कह रहे होते हैं कि ये रेडी, ये मिच्योर है इस काम पे। अफेक्टिव डोमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, अफेक्टिव के अंदर क्या आती थी? अफेक्टिव डोमेन के अंदर फीलिंग था, क्राइंग था, थिंकिंग, स्विमिंग, जी बिल्कुल फीलिंग आती है। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ी थी, उसके अंदर फीलिंग की बात हम करते थे। व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रोथ? हाँ जी बताइए, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? जी आप लोग ठीक बता रहे हैं कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। वजन का बढ़ना, वेट का बढ़ना, जाहिरी शक्ल और सूरत के अंदर तब्दीलियां आनी है, वो इसको मेजर किया जा सके तो वो ग्रोथ होता है। बट इज करेक्ट इफ डायरेक्टिव लीडर स्टेज इन स्कूल रेफरेंस? अगर आपके स्कूल के अंदर जो लीडर है वो डायरेक्टिव हो, लीडर क्या हो? डायरेक्टिव हो। डायरेक्टिव किसे कहते हैं? हुक्म देने वाला। तो फिर वो किस तरह करके हुक्म देगा, क्या वो बात करेगा? तो डू इट इमीडिएटली, कि फौरी करो इसे, वी विल डू इट सोन, कि हम मिलके करेंगे। डू, ये तो बिलाल साहब आपने गलत बताते कि वी विल, अब वो डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव डायरेक्शन देता है। वो क्या ये कहेगा कि आओ हम मिलके करेंगे? वो तो मिलके ये वाली बात नहीं करेगा। ठीक है, डू व्हाट आई से, जो मैंने कहा है वो करो। डू व्हाट आई से, जो मैंने कहा है वो करो। तो प्लीज डू इट। देखिए जो डायरेक्टिव होता है ना बंदा, यानी डायरेक्ट डायरेक्शन देने वाला है, इस मतलब है कि वो अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है जो डायरेक्शन दे रहा है। अब ये जो डायरेक्शन देने वाला है ना, ये बात सुनने वाला कोई नहीं है। यानी वी विल डू इट या प्लीज डू इट, ये वाली दोनों तो गए, यानी बी और डी तो बिल्कुल नहीं। अब आ गए ए और सी की तरफ। ए कहता है डू इट इमीडिएटली, चलो डू व्हाट आई से, जो मैंने कहा है वो करो, ये ज्यादा सूटेबल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जो डायरेक्टिव होता है वो कहता है जो मैंने कहा है वो, अथॉरिटेरियन स्टाइल है ना, वो नहीं सुनेगा, तो बहाना नहीं सुनेगा आपका। वो कहेगा डू व्हाट आई, जो मैंने कहा है, मैंने जल्दी कहा, जब तक मैंने कहा है वो करो। हाँ, लीडर जो है ना वो खुद करता है, वो उसके अंदर होता है कि हम मिल के करते हैं। सबको आवाज का मसला आ रहा है या सिर्फ मैडम जो है वो इनको आ रहा है? नहीं सर, सर ये नहीं है, ठीक है। मियाँ बादशाह साहब, वी विल डू इट सोन, कि हम इसको मिलके करेंगे। डायरेक्टिव लीडर, वर्ड लीडर आ गया है, सॉरी सॉरी। बट इफ डायरेक्टिव लीडर से इन स्कूल रेफरेंस, हाँ ये जो कीवर्ड है ना, लीडर, सॉरी मैंने इसको फोकस नहीं किया। अब लीडर जो है, लीडर के काम तो होता है, वो तो साथ मिल के काम करता है। वो तो कहता है कि हम मिल के काम करते हैं। ये आपका बिल्कुल, ये आंसर आपका ठीक है। मैं इसको जो है वो लीडर को फोकस नहीं किया, तो डायरेक्टिव की बात देख रहा था, तो वो कहते हैं डू व्हाट आई से। अगर वो लीडर है, लीडर वो होता है जो मिल के काम करता है। जी शुक्रिया, ये चीज है, ये कि एमसीक्यू करने से और आपके पार्टिसिपेट करने से ये फायदा होता है। ओके, ये सारे इसको नोट कर लें। वी विल के लीडर की वजह से, लीडर जो होता है वो मिलजुल के काम करने की बात करता है। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस ऑफ अ स्टाफ? आपका स्टाफ जो है वो उसके अंदर मेंटल प्रॉब्लम है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या मूड स्विंग, कि उसका बंदे का मूड स्विंग हो जाता है? अग्रेसिवनेस उसके गुस्से की वजह से? लोनलीनेस तन्हाई की वजह से? थिंकिंग सोचने की वजह से? इसका आंसर भी, आपका आंसर गलत है हुमायूं साहब और सदर साहिबा, उसका आंसर आपका ठीक नहीं है। मेंटल इलनेस जो होती है ना, वो लोनलीनेस है। देखिए इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी की दुनिया के अंदर ना, साइकाल जो बंदा तन्हाई में रहता है ना, तन्हाई में, इसका मतलब है कि वो कोई बड़ा ही नुकसान पहुंचा सकता है। या मतलब एक बंदा एक दिन तन्हा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसका मतलब है वो किसी बड़ी टेंशन के अंदर चल रहा है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है। आप अपने कॉलेजों में देख लें, अपने स्कूलों में देख लें, जो बंदा साइड पे रहता है,
जो बंदा हर वक्त तन्हाई में रहता है, खामोश रहता है, वो बंदा ज्यादा उसका होता है कि वो मेंटली किसी ना किसी इशू के अंदर होता है, किसी प्रॉब्लम के अंदर होता है। ठीक है। अग्रेसिवनेस, गुस्सा किसी वक्त आ जाता है, कॉमन है। मूड स्विंग हो जाना कॉमन है, मूड स्विंग होते रहते हैं। तो जो ज्यादा यहाँ पे है वो है लोनलीनेस है। ठीक है। इसका आंसर जो बंदा तन्हाई के होता है, इसका मतलब है कि वो बंदा किसी न किसी परेशानी में चल रहा है। इसको आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं ना, बस जो बंदा तन्हाई, यानी आप स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं और एक बंदा हर वक्त स्कूल सब उस्ताद सब से हट के कहीं साइड पे होता है, इसका मतलब है कहीं उसको कुछ चल रहा है, कोई उसको प्रॉब्लम चल रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन एसोसिएटेड विद, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? रूरल देहाती बच्चों को देनी होती है, माइनॉरिटीज जो होते हैं अदर रिलीजन के उनको, या पुअर चिल्ड्रन को, या मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड बच्चे जो होते हैं उनको देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हम कहते हैं कि जिनके अंदर हम सारे सबको एक ही तरह से पढ़ा रहे होते हैं। ये आप गलत बता रहे हैं, माइनॉरिटीज नहीं है, ये मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड है। सवाल तो बड़े आसान है, पता नहीं आप के अब गलत क्यों आना शुरू हो गए हैं। देखें, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? ऐसा क्लासरूम, ऐसा जहाँ पे वो बच्चे जो गरीबों के बच्चे, माजूर बच्चे, सबको हम उस क्लासरूम के अंदर शामिल करते हैं, तो ये इंक्लूसिव होता है। ठीक है। ये क्या होता है? इंक्लूसिव होता है। तो मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड भी कहते हैं कि वो बंदे जिनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनकी जिंदगी के अंदर कोई मसला है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है किसी तरह का, तो ये वाला मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड होता है। सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। शुक्र है हमारे 500 सवाल हो गए हैं और पीछे हमारा 4500 सवाल रह गए। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदे जो है ना, वो कुछ लोग के दोस्तों के पास लैपटॉप वगैरह होंगे, कंप्यूटर होगा, तो आप लोग जो है ना कोशिश किया करें कि अगर कोई मुझे पीपीटी की सूरत में सवाल दे दे, अगर मुझे वैसे कोई सवाल शेयर करेंगे ना, तो फिर मुझे जो है वो टाइप करने पड़ेंगे। और अगर आपका मतलब आपके पास कुछ सवालों का मजमुआ है और वो आप समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं और इनको जो है डिस्कशन होनी चाहिए, और वो सवाल अगर आप उसको पीपीटी बना के शेयर कर दें, तो मैं इन्हीं पीपीटीज के अंदर उनको ऐड करके अरेंज कर दूंगा। और उनको बाकी आप सवाल कोई भी वैसे शेयर कर दिया करें, मैं उनको जो है मुस्तकबिल के लिए प्लान कर दूँ। अभी तकरीबन को 1500-1600 एमसीक्यू इस वक्त जो है वो कंपाइल है, तैयार है। लेकिन जो बाद में है वो हमने मुख्तलिफ जगह से लेना है। तो पास पेपर लेंगे, कोई इस तरह के अहम सवाल जो स्टूडेंट की तरफ से पूछे जाते हैं उनको शामिल करेंगे, इस तरह से। ग्रोथ इज डिफाइंड एज, मार्जिनलाइज्ड कहते हैं कि वो बंदे जिनकी जिनकी जिंदगी में कुछ कमियां हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड, जिनकी जिंदगी में कुछ कमियां हैं, यानी वो गरीब हो सकते हैं, वो माजूर हो सकते हैं, वो काले हो सकते हैं। ये मतलब जिनकी जिंदगी के अंदर कुछ कमियां हैं उनको हम कह रहे होते हैं। जैसे ग्रोथ है डिफाइंड एज रिवर्सिबल क्वांटिटेटिव, पहले तो इसमें ना जो निकालने वाली है ना, बी और सी निकाल दो भाई। ग्रोथ जो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल क्वालिटेटिव नहीं होता, ये निकाल। अब आ गया ग्रोथ, ग्रोथ की इरिवर्सिबल, की ग्रोथ इरिवर्सिबल ये नहीं है कि मेरी बाजू निकल आए हैं और कल बाजू गायब हो गए हैं, यानी बाजू मेरे छोटे हुए पड़े हैं, मेरे जो है ना वो इस तरह नहीं होता। मतलब कि हमारा जो जिस्म है वो उसकी जो डेवलपमेंट हो जाती है, डेवलपमेंट वापस नहीं जाती। ये नहीं पहले मेरी 5 अंगली थी अब मेरी 4 हो गई हैं, तो ये बात नहीं होती, ये इरिवर्सिबल आ। फिर ये क्वांटिटेटिव, ग्रोथ का नाम भी क्वांटिटेटिव है, ये इस वजह से इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव है। ठीक है। सवाल की समझ आ गई ना सबको? कैरल गिलिगान, ये ना उसकी है वो शागिर्द भी है इसकी। क्या नाम था? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग। क्रिटिक दैट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डी वैल्यूज फेमिनाइन मोरालिटी दैट एम्फसाइज फेमिन, वो कहती है कि जो फेमिनाइन है, जो गर्ल्स हैं, बताया तो है। देखें, पहले मैं बी और सी की बात करता हूँ। क्या क्वालिटेटिव से मुराद होता है कि हमारी जो है ना वो क्वालिटेटिवली कोई चीज़ हमारी हुई है और वो रिवर्स, क्या हमारे, मैंने मिसाल के तौर पर कुछ सीखा और वो रिवर्स हो गया, और मुझे पता चला कि मेरे वालिद है और बाद में मैंने कहा नहीं ये मेरे वालिद नहीं है। ठीक है। यानी क्वालिटेटिव जो चीज़ें हैं वो रिवर्स या इरिवर्स नहीं होती, जाती आती नहीं है। जो सीख लिया सीख लिया। जो आता है ना रिवर्सिबल क्वांटिटेटिव पहले वाला, कि क्या ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल होती है, यानी मेरे बाजू छोटे हुए पड़े हैं, मेरा जिस कद छोटा हुआ पड़ा है, क्या रिवर्सिबल होता है कि कल
एक चीज ज्यादा है अगले दिन थोड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल क्वांटिटेटिव, इरिवर्सिबल से मुराद है कि वो चीज वापस नहीं जाती, यानी जो चीज जो इंसान की डेवलपमेंट हो गई है वो वापस नहीं जाती, कम नहीं होती। और क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ होती क्वांटिटेटिव है। अच्छा, गिलिगान ने कहा था कि ये जो है ना, जो कोलबर्ग साहिब हैं, इन्होंने लड़कियों को इग्नोर किया है। इन्होंने जो तजर्बे किए थे ना, 75 बच्चों से जो डाटा लिया था वो सभी मेल थे। तो ये कहती है कि फीमेल जो है ना वो ज्यादा केयर होती है। और हो सकता है कि जो जवाबात उसने जो सर्वे करके थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की, कोलबर्ग की, परी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल, अब ये जो ये वाली सारे जो हैं, इन पॉइंट्स को जो है वो इसके अंदर उसने सिर्फ मेल को कंसीडर किया है। तो फीमेल को कंसीडर नहीं किया, फीमेल को कंसीडर नहीं किया, तो फीमेल जो है ज्यादा केयरिंग होती है, एन एथिक ऑफ केयर, फीमेल ज्यादा केयर होती है। और उनके अगर उसको शामिल किया जाता तो फिर जवाब और आना था, फिर सवालात और होने। जी जी, ऐसा ही मतलब। मुझे नींद आ रही है, मुझे अभी पता नहीं था कि मैं कौन सा सवाल पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा अपने आप में काटना पड़ेगा। अच्छा, प्याज जी, प्याज Newtonian theory, Piaget की थ्योरी, the process in which a child transform and modifies his her schema। देखिए यहाँ बात हो गई है ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई, जहाँ पे हम चेंज कर रहे होते हैं अपने स्कीमा को टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। अब ये कौन सा जवाब होगा जरा बताइए। जहाँ पे स्कीमा चेंज करने की बात हो, जहाँ नई इंफॉर्मेशन ले आए और पुराने को तब्दील कर लें, यानी पुराना स्कीमा उड़ा दें, पुराना स्कीमा उड़ा दें और उस जगह पे नया स्कीमा बना लें। यानी पहले तो असेंबलेशन में तो ये होता है ना कि हम एक नई अलमारी बना लेते हैं लेकिन जब हम इसमें बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे जो है वो एकोमोडेशन के अंदर एक नई अलमारी बनाते हैं, नया पैकेट रखते हैं, नई जगह बनाते हैं, पुराने को चेंज करते हैं। सॉरी, नई नहीं बनाते, उसी पुराने को खत्म करके उड़ा के उसको रिसाइकल मार के फिर हम अकोमोडेशन करते हैं। उम्मीद है अब ठीक हो गए होंगे। अफशा होल्ड अप अ पोटैटो चिप्स। अफशा जो है ना वो उसके पोटैटो की चिप्स पकड़ी हुई है, सेव बटरफ्लाई, और फिर उसको बटरफ्लाई की तरह बनाती है, यानी चिप्स ना पकड़ा हुआ, आलू पकड़ा हुआ है और ये देखो ये बटरफ्लाई है। अकॉर्डिंग टू जीन पाई, दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज द करेक्टरिस्टिक। हाँ जी, सिंबॉलिक थॉट किस एज के अंदर होते हैं? सबको पता है परिप्रेक्षण के अंदर होते हैं। तो बच्चे इस एज के अंदर बड़ी बड़ी चीजें बना के फेर रहे होते हैं। वैसे यहाँ बड़े ही बनाते हैं। वो बड़ा बड़ा कभी हंसी आती है वो आसमान पे देख के, जी ये देखें आसमान पे ये लिखा गया है, आसमान पे ये आ रहा है, ये देखें हमारी रोटी ऐसे बन गई है, ये बड़े भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, लेव वगोट्सी सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। तो लेव वगोट्सी जो सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फसाइज है टीचिंग लर्निंग थ्रू, किसको वगोट्स्की किस चीज को, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात करता है? नहीं करता। रिवार्ड और पनिशमेंट वाली बात तो वो करते हैं जो दूसरे हैं, लर्निंग वाले बात करते हैं, बिहेवियरिज्म वाले। ड्रिल एंड रिकॉल की बात, पेयर इंटरेक्शन स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। बिल्कुल, वगोट्स्की जो है वो पेयर इंटरेक्शन की बात करता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे हेटेरोनोमस मोरालिटी कम्स फ्रॉम। मैंने बताया था कि जीन प्याजे ने भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और इसकी मोरल डेवलपमेंट के अंदर दो स्टेजेस थी, हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस। पहले 10 साल, यानी 0 से लेके 10 साल तक जो बच्चा है वो वैल्यूज बैर से लेता है, यानी अब्बे ने कहा बेटा ये कर दो, वो कर दो, फला इस तरह करके वो कर रहा होता है, वो होता है हेटेरोनोमस, ठीक है। और जब यानी बहर से ले रहा होता है, ऑटोनोमस होता है जब बच्चा खुद से ले कर रहा होता है, ठीक है, यानी आउटसाइड पेरेंट्स टीचर्स की तरफ से हो तो वो हेटेरोनोमस होता है, यानी बाहर से वैल्यूज का लेना, ठीक है, इसका जवाब हेटेरो। और जब अंदर से ले, खुद सोचे, खुद वैल्यूज बनाए, तो वो इनसाइड वो ऑटोनोमस, ठीक है। जीन पियाजे थ्योरी एज क्रिटिक फॉर हैविंग proposed 4 stages of cognitive development with debate of child development, does this fall under जीन पियाजे ने चूंकि स्टेजेस की थ्योरी दी है, इसकी स्टेजेस की थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया है, क्रिटिक किया गया, किस बात पे किया गया है? इंक्लूजन, सेंस पीरियड, नेचर नर्चर, ये सी ऑप्शन है। देखें जो है ना ये जीन प्याजे ये कहता है इसकी स्टेजेस का मतलब है 0 से लेके 2 साल, 2 से 6, 6 से 7 से 11 और 11 से 19 जो है।
अब ये वाली तो बनती है, डिसकंटिन्यूटी बनती है कि हो सकता है कोई बच्चा, वो कहते हैं हो सकता है कोई बच्चा अपने 2 साल के बाद सीखने वाली चीजें 2 साल में सीख ले। हो सकता है जिसने संस्कृति में वो चीजें सीखनी थी वो 2 साल में नहीं सीखा, वो तीसरे साल सीखे, चौथे साल सीखे। अब इस तरह ये करके ये कहते हैं जीन पैजेंट डिसकंटिन्यूटी कह दिया। जबकि वो कहते हैं बाकी लोग, उसने जो जो उसकी क्रिटिक किया गया, उन्होंने कहा कि इंसान की ग्रोथ जो कंटिन्यूअस है, और ये चीजें जो है ना एक डिस्क्रीट नहीं है, ये नहीं है कि इसकी हो सकता है कोई बच्चा पहले सीख ले वो बाद में सीखे, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी क्रिटिसाइज किया गया है इसको। इंक्लूसिव एजुकेशन नेचर क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन, चूंकि हमने कहा है कि मार्जिनलाइज्ड ग्राउंड वाले गरीब अमीर सारे जो है इकट्ठे करके उनको तालीम देते हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या मकसद होता है? इक्विटी होता है कि जिसको जितनी तवज्जो, इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी तो बराबरी है, बराबरी नहीं, इक्विटी, यानी जिसको जितनी जरूरत है उतना दिया जाए। अगर अंधा है उसको सामने बिठा दो, जिसको जितनी जरूरत है उतना करना, ठीक है? किसको ज्यादा तवज्जो जरूरत है ज्यादा, किसको कम में कम देना, ये इक्विटी होता है। क्वालिटी तो होगा, सबको बराबर दो, लायक बच्चे को भी उतनी तवज्जो मिले, नालायक के भी उतनी मिले। जबकि पेडागोजी कहते हैं नालायक को ज्यादा तवज्जो दो। A ninth-month old child able to do da da na na ma ma, then which among the following is correct? तो ये कौन सी है जी? 9th मंथ का बंदा हो तो वो क्या कर रहा होता है? बबलिंग कर रहा होता है 6 से 9 माह, 6 से 9 माह, और ये बाबल यूज कर रहा है दादा मामा, तो ये उस वजह से करके ये बात। विच इमोशन मोटिवेट लर्नर टू लर्न? कौन सा इमोशन है जो हमारी जिंदगी में हमें मोटिवेट करता है कि भाई सीखो? कौन सा इमोशन है? क्या गुस्सा में कहता है सीखो? फेयर, एंजाइटी, होप है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप सारे उम्मीद से हैं कि मेहनत करूंगा तो इंशाल्लाह हो सकता है अल्लाह ताला मुझे भी जॉब दे दे, मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी लेक्चरर लग जाऊंगा, तो ये होप होता है। स्टूडेंट इज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, अपनी लर्निंग को खुद करना, ये क्या होता है ये जरा बताइए तो? सेग्रीगेशन करना, अलग करना होता है। सेग्रीगेशन इंतहाई नेगेटिव वर्ड है, जहाँ सेग्रीगेशन आ जाए ना एजुकेशन में, वो जवाब तो पक्का गलत होता है। तो मेटाकॉग्निशन, अपनी अपने आप को सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी रिफ्लेक्शन देना, ये मेटाकॉग्निशन होता है, ठीक है? The method of memorizing a long series of letters by fitting them into small parts, क्या बोलते हैं? Memorizing a long series of letters by fitting them into small parts, ये चंकिंग है, ठीक है? ये जब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको लर्न करें, चंकिंग है, ठीक है? अच्छा, सेंसिटिव पीरियड ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज, बच्चा किस उम्र के अंदर लैंग्वेज सीखता है? किस एज के अंदर बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है? अर्ली चाइल्डहुड कह लें, परी चाइल्डहुड तो ज्यादा मेरे ख्याल थोड़ा हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड कह लें। अर्ली चाइल्डहुड जो है ना, यानी इसके परी तो हम बोलते हैं वो परी ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, तो वो हम कर लेते हैं, ये परी स्टेज है जीन प्रोजेक्ट। तो यहाँ वो नहीं है, तो अर्ली चाइल्ड, छोटी उम्र के अंदर जब बच्चा छोटा होता है तो तब वो ज्यादा सीखता है लैंग्वेज। अ चाइल्ड लर्न टू जंप बिफोर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चा जंपिंग करता है ऊपर नीचे, यानी हेड टू, अपने सर और पाँव के ऊपर कंट्रोल करता है, तो हेड टू टो जो होता है वो स्फेलो कार्टर होता है। कल हमने स्फेलो कार्टर और उसकी प्रोग्मेंटेशन की बात की थी। चले, मेरी तबीयत जवाब दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और जैसे नशा सा वो पड़ा है, तो ऐसे में तवज्जो कम होगी फिर। कल सवाल तो ज़्यादा सारे हैं, ये कहीं 85 तक जाते हैं सवाल जो हमारे हैं इसके, पर कल देखते हैं, ठीक है? उम्मीद है कल साइकोलॉजी ख़त्म कर देंगे। हमारे कुछ 60 एक सवाल रहते होंगे, वो कल हो जाएंगे। सेग्रीगेशन का मतलब मैंने बताया था अलग करना, ठीक है? मेरा तो ये ख्याल है कि क्लास होनी चाहिए मुसलसल। हालांकि कल हमारे हिमसाए के अंदर ना महफिल मिलाद है, और उन्होंने हमसे बैठक मांगी हुई है कि उनके जो मेल हजरात है ना, उन्होंने बैठक में स्टे करने के लिए हमारी बैठक में होना है, और फीमेल का मिलाद है घर में हिमसाए में। तो अब मेरे लिए कल भी जो है वो मैनेज करना, रात को मैं ऊपर ही कहीं मैनेज करना है,
ज्यादा अगर शोर हुआ, आवाज हुई तो फिर भी मैनेज कर, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि हम मुसलसल क्लास लें। आपका रिदम टूट गया ना, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। देखिए, आप में से कोई इंडिविजुअल का हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल को महफिल हो, नो डाउट। हमारे मतलब मैं इस दूसरी बहस में नहीं आता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तो ज़ात ही कोई नहीं है, उनका हर दिन मनाना चाहिए, 12 रबीउल अव्वल मनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है, अब मेरे इतने डेली बेसिस पे काम है, मेरा दिल भी कर रहा था मैं 2 दिन छुट्टी कर दूं, लेकिन मैं कहा नहीं यार, ये कंटिन्यूटी जो खत्म होगी ना, तो आपका आपकी मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब जो है ना, वो एवरेज 30 से 40 स्टूडेंट क्लास में रहते हैं। अगर मैं छुट्टियां करना शुरू कर दूंगा ना, तो आपकी क्लास 15-20 तक की होनी है। पर थोड़ा सा कर लेंगे हैं, ऐसे ही चस्के के लिए 20 मिनट की क्लास कर देंगे, पर करेंगे जरूर, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।